नमस्ते दोस्तों, चलिए अब हम गॉसियन मिक्सचर मॉडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इस मॉड्यूल के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? हम सबसे पहले गॉसियन डेंसिटी फंक्शंस या डिस्ट्रीब्यूशंस को रिविजिट करेंगे, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट को ब्रीफली देखेंगे और फिर हम गॉसियन मिक्सचर मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके साथ ही गॉसियन मिक्सचर मॉडल को हम किस तरीके से क्लस्टरिंग में इस्तेमाल करें उसको हम समझेंगे और इसके लिए हम EM एल्गोरिथम का यूटिलाइजेशन करेंगे जो हमने पहले के मीन्स में भी पढ़ी थी। उसके साथ ही हम सिंगुलैरिटी की प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे जो गॉसियन मिक्सचर मॉडल में अक्सर आ जाती है और हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले रिविजिट करते हैं। हमने यूनिवेरिएट गॉसियन डेंसिटी फंक्शन के बारे में पढ़ा था, मतलब हमारे पास सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल है और हम कह रहे हैं वो गॉसियनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हमें पता है अगर हम उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाएं तो वो एक बेल शेप कर्व आता है जिसको कि दो पैरामीटर से डिफाइन किया जाता है। एक है उसका मीन म्यू जिसके ऊपर वो पीक लेता है जो कि यहाँ पर शोन है, और दूसरा उसका वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जिससे उसका स्प्रेड मेजर किया जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये हमारा मीन है और ये हमारा वेरिएंस है जिससे हम एक गॉसियन डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और ये उसकी एक फंक्शनल फॉर्म है। ये फंक्शनल फॉर्म हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या सहायक होगी। अब हम सपोज़ करिए कि पहले तो हमारे पास सिर्फ एक ही रैंडम वेरिएबल था। अब सपोज़ करिए कि हमारे पास कई रैंडम वेरिएबल्स हैं और हम उन सभी को स्टैक करके एक रैंडम वेक्टर बनाते हैं। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं कि हम सपोज़ करते हैं कि कैपिटल K जो है वो हमारा बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनको स्टैक करके हम अपना रैंडम वेक्टर बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर K = 2 लिया। इसका मतलब हर डेटा सैंपल वो 2 टपल है, पहला और दूसरा उसका फीचर वैल्यू। तो इस तरीके से हम इनको 2 टपल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर x1 इस डायरेक्शन में है और x2 इस डायरेक्शन में है। तो अगर दो रैंडम वेरिएबल हैं और वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इस समय हमारा PDF जो होगा वो एक सरफेस की तरह होगा जो कि x1 हमारी x डायरेक्शन में है, सपोज़ करिए y1 हमारी x2 हमारा y डायरेक्शन में है, तो z डायरेक्शन में उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की हाइट होगी। तो वो इस तरह का सरफेस है। अगर हम उस सरफेस को नीचे डाल के कोलैप्स कर दें, मतलब कि उसको प्रोजेक्ट कर दें x1 x2 प्लेन में, तो वो हमें इस तरह की कंसेंट्रिक रिंग्स दिखेंगी जहाँ पर कि एक रिंग जो है, एक एलिप्स जो है वो एक स्पेसिफिक हाइट आपकी बताता है कि जब उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा तो उसकी स्पेसिफिक हाइट इन सभी पॉइंट्स पे x1 x2 के वो सारे पेयर जो एक एलिप्स के करस्पॉन्डिंग है उन सभी पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू बराबर है। और अब इसको मैथमेटिकली या फंक्शनल फॉर्म में कैसे देखें, तो उसका फंक्शनल फॉर्म हमने यहाँ लिया हुआ है। क्योंकि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हैं तो हमारा जो मीन होगा वो भी एक रैंडम वेक्टर होगा। पहला होगा उसमें मीन x1 का और दूसरी वैल्यू होगी मीन ऑफ x2। इस समय जो हमारा वेरिएंस की जो हमने टर्म ली थी सिग्मा स्क्वायर जो कि सिंगल रैंडम वेरिएबल में ली थी, इस समय हमारा वो कोवेरिएंस मैट्रिक्स बन जाएगा। और जहाँ पर हम इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि हमने उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो फंक्शनल फॉर्म है वो इस तरीके से है जिसमें हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, म्यू वेक्टर है और कोवेरिएंस मैट्रिक्स है। तो अगर हमने k = 2 लिया, मतलब कि दो रैंडम वेरिएबल्स को स्टैक करके बनाया, तो अब हम कहेंगे कि हमारा म्यू वेक्टर की डायमेंशन जो है वो 2 × 1 है और जो हमारा सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा इसको हम कह सकते हैं, इसकी डायमेंशन होगी 2 × 2। तो ये हमारा होगा 2 × 2 कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इन जनरल हम k को कुछ भी रख सकते हैं, k को 3, 4 या कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हमारे पास कितने रैंडम वेरिएबल प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की, पर्टिकुलरली जब हम बात कर रहे हैं मल्टीवेरिएट गॉसियन डेंसिटी फंक्शन की। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं
तो हम ये कहेंगे कि हर रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी फंक्शन है, और हम उन सभी को मल्टीप्लाई करके अपना जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि अगर अब हमें तो हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड यहाँ पर क्यों लाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर म्यू और सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, यही हमारे पैरामीटर्स हैं, तो हम इनको एस्टिमेट कैसे करें। तो हम ये कहेंगे कि जो भी हमें डेटा मिला हुआ है तो वो हम किस तरीके से म्यू और सिग्मा निकालें, या वो म्यू और सिग्मा जिसके करस्पॉन्डिंग इस डेटा को ऑब्जर्व करने की लाइक्लीहुड सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये लिखेंगे। और क्योंकि लोगरिथमिक फंक्शन एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, तो हम कहेंगे कि इसको जब हमें ऑप्टिमाइज़ करना है तो इसकी बजाय, या जब हम इसे मैक्सिमाइज़ करना है तो इसके करस्पॉन्डिंगली अगर हम लॉग ऑफ इसको मैक्सिमाइज़ करें तो वो बात बराबर है। लेकिन लॉग लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये गॉसियन डेंसिटी फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि गॉसियन में एक्सपोनेंशियल आता है, जब हम लॉग लेंगे तो ये थोड़ा सा हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया एज़ कम्पेयर टू अगर इसके ऊपर एक्सपेक्टेड एक्सपोनेंशियल होता। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करें और वो वैल्यूज़ म्यू और सिग्मा की जो इस फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करेगा वो बेस्ट हमारे डेटा को कैप्चर करेगा। अब डेटा कहाँ है, तो यही हमारा डेटा है जिसमें हम कह रहे हैं कि हर रैंडम वेरिएबल या हर जो डेटा पॉइंट है वो अपने आप में एक बड़ा सा फीचर वेक्टर उसके अंदर कंटेन्ड है। तो अब हम इस तरीके से म्यू और सिग्मा को एस्टिमेट करना चाहते हैं। तो अगर ये फंक्शन है जिसको हम मैक्सिमाइज़ करते हुए म्यू और सिग्मा को एस्टिमेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू म्यू, इक्वेट कर देंगे 0। इसी तरह डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा और इक्वेट कर देंगे 0। तो इस तरीके से, और फिर हम उनको सॉल्व करके म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए, पहले हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू म्यू और उसको 0 सब्सटीट्यूट कर दिया। वो हमें देता है इस एक एस्टिमेट म्यू का, मीन का एस्टिमेट दिया, और मीन का एस्टिमेट अब हम इसे कहेंगे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट है। और ये हम देख रहे हैं कि ये जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट है ये कुछ नहीं है, हमारे डेटा सैंपल्स का सैंपल मीन ही है, क्योंकि हमारे पास टोटल कैपिटल N नंबर ऑफ सैंपल्स थे। इसी तरह जब हम इस एक्सप्रेशन को सिग्मा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेके इक्वेट करेंगे 0 और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम पाएंगे कि हमारे पास सिग्मा कैप का भी एस्टिमेट आ गया, और सिग्मा कैप का भी जो एस्टिमेट है वो हमारी सैंपल वैल्यू से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलरली गॉसियन के कॉन्टेक्स्ट में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट बड़े आराम से कर सकते हैं, जिससे कि हमें म्यू और सिग्मा को हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम गॉसियन मिक्सचर मॉडल की बात करते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि के मीन्स की एल्गोरिथम जो है वो हार्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में आती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सैंपल सिर्फ एक ही क्लस्टर को बिलोंग कर सकता है, एक सैंपल 2 क्लस्टर्स को बिलोंग नहीं कर सकता। जब हम गॉसियन मिक्सचर मॉडलिंग या GMM बेस्ड क्लस्टरिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा फजी क्लस्टरिंग है। हो सकता है कि एक सैंपल थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से एक क्लस्टर को बिलोंग करता है, लेकिन थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी से किसी दूसरे क्लस्टर को बिलोंग करता है। तो अब इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास काफ़ी सारे डेटा सैंपल्स हैं और हमें उनकी क्लस्टरिंग करनी है, और अगर हम GMM क्लस्टरिंग करें तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ गॉसियंस है जो कि इस डेटा सेट को कैप्चर कर ले, और जब वो कैप्चर कर लेगा उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो इंडिविजुअल गॉसियंस आए हैं जिन्होंने डेटा को कैप्चर किया है, क्या वो अलग अलग क्लस्टर्स बना रहे हैं, डू दे मेक सेंस। तो यही हम इसमें गॉसियन मिक्सचर मॉडलिंग में करते हैं। तो पहले एक एग्जाम्पल से, फिगर से समझते हैं। तो यहाँ पर आप ये इस फिगर को देख रहे हैं, तो इसमें सपोज करिए कि हमारा जो डेटा थे उसमें सिर्फ एक ही फीचर था। तो हम यहाँ पर सारे डेटा पॉइंट्स को, इसका मतलब हम एक सिंगल लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये जितने भी सर्कल आप देख रहे हैं, पर्पल, रेड और ग्रीन, ये सारे हमारे डेटा सैंपल्स हैं। अब हम क्या चाहते हैं, हम इन डेटा सैंपल्स को
मिक्सचर ऑफ गॉसियन से कैप्चर करना चाहते हैं, जिसको हम कहेंगे जीएमएम मॉडलिंग। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि अब हम एक मिक्सचर ऑफ गॉसियन का कुछ इस तरीके से वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। मतलब कि मेरे पास 3 गॉसियन हैं यहाँ पर इस फिगर में, तो हमने कहा कि कैपिटल K जो हो गया वो हमारा 3 हो गया, और मेरे पास अब 3 गॉसियन होंगे इस तरह से। K = 1 पे एक गॉसियन है, और थीटा क्या है, थीटा पैरामीटर्स हमारे क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग म्यू और करस्पॉन्डिंग सिग्मा स्क्वायर। तो हम कहेंगे थीटा K की अगर हम बात कर रहे हैं तो थीटा K में ये पैरामीटर्स हमारे इंक्लूडेड हैं। तो अब क्या होगा कि हमने कहा कि हमने एक गॉसियन बनाया, दूसरा, तीसरा, और फिर उनका वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, जहाँ की RK जो हैं वो वेट्स हैं या हम इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कह सकते हैं। तो ये मिक्सिंग कोफिशिएंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी या वेट्स कहलाए जाते हैं, और इस तरीके से हमने मिक्सचर ऑफ गॉसियन बना लिया। जब हम मिक्सचर ऑफ गॉसियंस या जीएमएम, इसी को हम जीएमएम मॉडलिंग कहते हैं, जिससे हमने डेटा कैप्चर कर लिया, अब हम देखेंगे कि हर डेटा पॉइंट किस क्लस्टर को कितनी प्रोबेबिलिटी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर जो हर क्लस्टर है, हर गॉसियन जो है वो अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव है एक क्लस्टर के। तो ये हमारा क्लस्टर 1 हो गया, ये हमारा क्लस्टर 2 है इसके करस्पॉन्डिंग, और वो हम देख सकते हैं रेड सर्कल्स है, और क्लस्टर 3 जो है वो हमारा ग्रीन के करस्पॉन्डिंग है। और एंड में ये जो समेशन होगी इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो वो कंस्ट्रेंट है कि ये सारा समेशन = 1 होना चाहिए। तो अगर हमने K = 4 लिया तो हमारे पास होगा R1 + R2 + R3 + R4 = 1। यहाँ पर हमने कैपिटल K को इस डायग्राम में 3 कंसिडर किया है। तो अब हम देखते हैं कि गॉसियन मिक्सचर मॉडलिंग को यूज़ करते हुए हम क्लस्टरिंग कैसे करेंगे। तो ये सिंपली दोबारा रिकैप ही है कि हमारे पास इस तरह से जॉइंट PDF है जो कि हमने इन सब से मिलके बनाया। तो इसमें क्या होगा, म्यू के सिग्मा के, खाली ये म्यू के सिग्मा के ही नहीं होगा, यहाँ पर होंगे ऑल म्यू के सिग्मा के। तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर कैपिटल K = 3 है तो ये होगा μ1 सिग्मा 1, μ2 सिग्मा 2, μ3 सिग्मा 3। इस तरीके से हम इसको μ3, μ2 सिग्मा 2 एंड μ3 सिग्मा 3 इस तरीके से करते हुए हम ये हमारा जो x होगा ये हमारा डेटा पॉइंट है, तो इस तरीके से हम उसकी मॉडलिंग कर लेंगे। इन जनरल क्योंकि हमारे ये हर गॉसियन भी हर उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में भी हमारा एक वेक्टर हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे मल्टीपल फीचर्स हैं। यहाँ पर तो हमने इस डायग्राम में तो एक ही फीचर कंसिडर किया है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास ढेर सारे फीचर्स हैं, आपके पास 10 फीचर्स हैं। उस सिनेरियो में क्या होगा कि हर गॉसियन जो है वो मल्टी डिमेंशनल होगा, वो मल्टीवेरिएट होगा। पहला गॉसियन भी मल्टीवेरिएट होगा, दूसरा भी मल्टीवेरिएट और तीसरा भी मल्टीवेरिएट। इसका मतलब हर K के करस्पॉन्डिंग हमारे पास म्यू के सिग्मा के नहीं होंगे, बल्कि म्यू के वेक्टर और सिग्मा के कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा। और हम उनको निकालेंगे कैसे कि हम वही लॉग लाइक्लीहुड रखेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे और उससे हम इन पैरामीटर्स को म्यू के सिग्मा के इसको हर K = 1 to कैपिटल K के लिए निकालेंगे, और साथ में हम R को भी निकालेंगे। लेकिन ये जो है जब ये मल्टी डिमेंशनल हो जाता है, मल्टीवेरिएट मल्टी डिमेंशनल है, तो ये थोड़ा सा कम्बरसम हो जाता है। तो उसका क्या करें, तो अब हम उसके लिए EM एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक आइटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम है जो हमें इन सबको निकालने देगी। तो बेसिकली जब हम GMM क्लस्टरिंग करते हैं तो हम EM एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बड़े आसानी से हमारी क्लस्टरिंग करने देती है। तो पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप 0, आप ये कहेंगे कि हम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को लिखेंगे। स्टेप 1 में फिर आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो हैं म्यू के, कोवेरिएंस मैट्रिसेस और मिक्सिंग कोफिशिएंट्स। तो हम इनको कहेंगे कि ये हमारी हाइपोथेसिस ड्राइव कर रहे हैं और ये उसके पैरामीटर्स हैं, तो हम सबसे पहले इन्हें इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम ई स्टेप पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं, ई स्टेप में हम वेरिएबल्स अपडेट करते हैं और एम स्टेप में हम हाइपोथेसिस को अपडेट करते हैं। तो जब हम कहेंगे हाइपोथेसिस को अपडेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है हम म्यू के, सिग्मा के और आर के को अपडेट कर रहे होंगे, और जब हम अपडेट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं ई स्टेप में, तो इसका मतलब
अब हम हर सैंपल को देख रहे हैं और सैंपल का प्रोबेबिलिस्टिक असाइनमेंट टू ईच ऑफ द क्लस्टर्स हम मैप आउट कर रहे हैं, जो हम अभी आगे समझेंगे भी। तो ये हमने समझा। एम स्टेप में हम तो हमारे ई स्टेप में हम पैरामीटर्स को फिक्स रखेंगे और गामा एन के को निकालेंगे, और एम स्टेप में हम गामा एन के को फिक्स रखेंगे और हम अपने पैरामीटर्स को अपडेट करेंगे। ये हम करते जाएंगे कब तक? जब तक कि या तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन हमारा कन्वर्ज हो जाए, या हमारे जो पैरामीटर्स जो हम अपडेट कर रहे हैं वो हमारे कन्वर्ज हो जाएं और उसके बाद उनमें अपडेट ना दिखे। और अगर ऐसा ना हो तब तक हम आइटरेटिवली ई स्टेप एम स्टेप चलाते रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि सपोज़ हम ई स्टेप और एम स्टेप चला रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें पैरामीटर्स तो निकालने पड़ेंगे। तो हम कैसे पैरामीटर्स सारे निकालेंगे? तो हमें अपडेट करने हैं म्यू के, सिग्मा के, आर के, और उसी तरह हमें गामा एन के भी निकालने हैं। तो पहले समझते हैं हम मीन को कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो हमने जैसे कि पहले कहा कि गॉसियन है तो हम इसका मतलब लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, उसको हर मीन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे ज़ीरो के, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर मीन वेक्टर को हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू म्यू के। ये आप खुद भी कोशिश करके देख सकते हैं, यहाँ पर हमने इलेबोरेटली सारी इक्वेशंस लिखी भी हैं। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे ज़ीरो तो कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जहाँ पर ये वाली जो टर्म है इसको हमने रख दिया है गामा एन के। इसी को हम डिफाइन करते हैं गामा एन के। तो एक तरीके से जब हमारा म्यू के आया तो आप देख सकते हैं कि म्यू के जो है वो वेटेड सम ऑफ एक्स एन नहीं है, बल्कि वेटेड सम ऑफ जो एक्स एन है, जो हमारे सैम्पल्स हैं, वो गामा एन के से भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये गामा एन के किस तरीके से काम करेगा? जैसे कि के मीन्स में हमने देखा था, वो असाइनमेंट देखता है, यहाँ गामा एन के भी कुछ इसी तरह का काम करेगा। और एन के क्या है? यहाँ पर हमारा एन के है सम ऑफ दीज गामा एन के। तो अगर हमारा क्लस्टर, सपोज करिए कि हमारे 3 क्लस्टर बनने हैं, इसका मतलब ये है कि हम 3 गॉसियन मल्टीवेरिएट गॉसियन से इसको बना रहे हैं। तो हम कहेंगे कैपिटल K इज इक्वल टू 3, और सपोज़ करिए कि हमारे सैम्पल्स हैं टोटल 10, कैपिटल N इज इक्वल टू 10। अब हम क्या निकालेंगे? अगर हम N1 को निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे N1 इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल N विच इज़ इक्वल टू 10, और हम निकालेंगे गामा N1। तो गामा 1 1, गामा 1 2, गामा 1 3, गामा 1 1, गामा 2 1, गामा 3 1, इस तरीके से सारा करते हुए तो ये हम निकाल रहे हैं, एन का जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये हम क्लस्टर नंबर 1 के लिए निकाल रहे हैं। और क्लस्टर नंबर 1 में हम देख रहे हैं, हर सैंपल को देखेंगे और वो कहेंगे कि क्लस्टर नंबर 1 में वो कितनी प्रोबेबिलिटी से जा रहा है, और उन सब का जो सम करेंगे वो हमारा एन के की वैल्यू देगा। और इसी तरह तो हमारे पास म्यू के आ गया, और म्यू के में जब हम निकालेंगे तो हम उसी वेट के हिसाब से, हर क्लस्टर के करस्पॉन्डिंग ये वेट होगा हमारा, उसी के हिसाब से हम इसको अपडेट अब हम करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम क्या करेंगे? हमें कोवेरिएंस भी निकालना है। तो कोवेरिएंस के लिए क्या करेंगे? हम लॉग लाइक्लीहुड लेंगे, उसे कोवेरिएंस मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हमने k इज इक्वल टू कैपिटल K इज इक्वल टू 3 लिया, तो जब हम मीन वेक्टर भी निकाल रहे हैं तो हम μ1 से पहले μ1 के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर μ2 के लिए, फिर μ3 के लिए। जब हम कोवेरिएंस मैट्रिक्स निकालेंगे तो भी हमें 3 निकालने हैं। तो एक बार हम सिग्मा 1 के लिए करेंगे, एक बार सिग्मा 2 से डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट करेंगे 0, फिर हम सिग्मा 3 से करेंगे डिफ्रेंशिएट और इक्वेट टू 0। इन जनरल हम सिग्मा k के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 को इक्वेट करेंगे और फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिग्मा k की वैल्यू आएगी। तो सिग्मा k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें गामा एन के चाहिए, एन के चाहिए, डेटा तो हमारे पास अवेलेबल है, एक्सेंस तो डेटा है, और म्यू के जो है वो हमने निकाले थे। तो हम एक आइट्रेशन में, जैसे कि हमने कहा था ई स्टेप में, हमने क्या करना है कि हमने गामा एन के को निकालना है, अज्यूमिंग कि मेरे पास सिग्मा के है, म्यू के है और हमारे पास आर के है।
और जब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे तो अब हमें म्यू के, सिग्मा के और आर के निकालने हैं। एक तरीके से वो अपडेट हो जाएंगे। तो अब हम म्यू के कैसे निकालेंगे? जो हमने पीछे देखा कि म्यू के हमारा इस तरीके से निकलेगा। तो हमारे पास गामा एन के तो अब फिक्स है इस आइट्रेशन के लिए, एक्स एन हमें पता है क्योंकि ये तो हमारे डेटा सैंपल्स हैं। एन के हमने निकाल लिए हैं क्योंकि एन के भी गामा एन के से बना है, तो वो जो ई स्टेप में आ गए उनको यूज़ करते हुए हमने एन के भी निकाल लिया। तो अगर हमने ये सब निकाल लिया तो हमारे पास म्यू के आ गया। इसी तरह जब हम सिग्मा के निकालेंगे तो हमारे पास एक्स एन है, गामा एन के हैं, म्यू के हम पिछली आइट्रेशन का यूज़ करेंगे और इस करंट में निकालेंगे। और इस तरीके से हम सिग्मा के और हमने म्यू के हर एक गॉसियन के लिए निकाल लिया। अब तीसरा वेरिएबल हमारा क्या था, या तीसरा पैरामीटर क्या था? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थे हमारे आर के। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कंस्ट्रेंट भी है, दैट सम ऑफ दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बनाएंगे। हम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन तो लेंगे, लेकिन साथ में हम एक लेग्रांजे पैरामीटर के साथ, मल्टीप्लायर के साथ इसको लगाते हुए हम इस कंस्ट्रेंट को यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये कंस्ट्रेंट ऐड करने के बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में और इक्वेट कर देंगे 0 से। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की है। आप इन कैलकुलेशंस को देख सकते हैं। और फाइनली जो हमारा लेम्डा की वैल्यू आएगी, यहाँ पर एक लेम्डा जो हमने लेग्रांजियन पैरामीटर डाला था वो हमारा -n आ गया। और हम देख रहे हैं कि आर के की वैल्यू हमारी आ गई एन के अपॉन एन। तो एन के कहाँ से निकला था? एन के गामा एन के इस पे डिपेंडेंट था जो हमने ई स्टेप में निकाल लिया था। तो इसका मतलब हम आर के बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब अगर हम पूरी EM एल्गोरिथम देखें जो कि हमें GMM क्लस्टरिंग के केस में करनी है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा, फिर हमने इनिशियलाइज कर दिए म्यू के, सिग्मा के और आर के। अब हमने क्या किया, ई स्टेप में हमने इन तीनों को तो जो हमने इनिशियलाइज किए थे फिक्स रखा और अब हमने गामा एन के निकाला। तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए जिसमें म्यू के, सिग्मा के सब कुछ है, पी की एक स्पेसिफाइड मैथमेटिकल फॉर्म है, उसमें सारी वैल्यूज़ डाल देंगे। आर के भी हमें पता है तो हम गामा एन के निकाल लेंगे। हर सैंपल के लिए और हर क्लस्टर के लिए हमारी गामा एन के की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब वो आ जाएंगी तब हम एम स्टेप में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, गामा एन के हमारे पास है, एक्स एन है, एन के जो है वो हमारी इस वैल्यू से निकल आएगा। तो हमने म्यू के निकाल लेंगे, म्यू के निकालने के बाद हम सिग्मा के निकाल लेंगे, उसके बाद हम आर के निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि ये म्यू के, सिग्मा के, आर के हमारे जो इनिशियलाइजेशन से कितना दूर गए। अगर तो वो थोड़ा सा अपडेट हो गए हैं तो इसका मतलब हो सकता है अब हमें दोबारा एक और स्टेप लगाना है और हम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की भी वैल्यू निकालेंगे। तो या तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू वही हो जो कि हम प्रीवियस आइट्रेशन में जिससे चले थे वहाँ पर है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं है तो अब हम इसको नेक्स्ट आइट्रेशन में एंटर हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि इवेलुएट द लॉग लाइक्लीहुड एंड चेक फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ईदर द पैरामीटर्स, या तो पैरामीटर हमारे कांस्टेंट हो जाए और द लॉग लाइक्लीहुड, मतलब कि दोनों में से एक चीज़ हमारी अपडेट होनी बंद हो जाए तो हम रुक जाएंगे। अदरवाइज़ हम स्टेप 4 के बाद फिर दोबारा ई स्टेप पे जाएंगे, फिर एम स्टेप पे जाएंगे और इस तरीके से हम आइट्रेटिवली इस एल्गोरिथम को चलाएंगे। अब GMM में मिक्सचर ऑफ गॉसियन या गॉसियन मिक्सचर मॉडल में एक और प्रॉब्लम को हमें सामना करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, प्रॉब्लम ऑफ सिंगुलैरिटी। इस प्रॉब्लम का पहले तो नटशेल में समझते हैं मतलब क्या है। अगर सपोज़ करिए कि आपका एक गॉसियन एक सिर्फ सैंपल पे ही आके बन गया, मतलब कि एक ही सैंपल पे उसी सैंपल पे उसका मीन है और उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 हो गया। तो इसका मतलब वो एक पीक हमारे पास आ गई और उस पीक की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास k = 2 हैं, 2 क्लस्टर हैं, टोटल 7 सैंपल्स हैं। तो हमें क्योंकि और ये सिंगल डिमेंशनल फीचर है तो इसका मतलब है सिग्मा के हमारा मैट्रिक्स ना होके एक हमारा सिंगल वेरिएंस की वैल्यू होगी फॉर k = 1 and 2। और हमने ये भी पाया कि जो हमारा लास्ट सैंपल है 7 सैंपल, उसका मीन जो है वो हमारा एग्जैक्टली उस सैंपल वैल्यू पे है। तो एक गॉसियन एग्जैक्टली उस सैंपल वैल्यू पे आ गई। लेकिन अगर इस गॉसियन का वेरिएंस जो है वो 0 की तरफ टेंड करेगा तो हम कहेंगे एक सिंगुलैरिटी आई, सडनली एक पॉइंट पे पीक आनी शुरू हो गई। वो हम कैसे देखें, तो हम अब डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला देखते हैं।
तो डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला सेकेंड गॉसियन के लिए ये होगा, लेकिन हमारा x7 जो है वो एग्जैक्टली मीन पर ही बैठा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी हमारी 0 हो जाएगी। अगर ये क्वांटिटी 0 हुई, e⁻0 जो है वो हमारा 1 हो गया, तो हमारा ये सिंगल एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर यहाँ पर सिग्मा 2 ये जो स्प्रेड है ये भी हमारा 0 हो जाए, तो हम पाएंगे कि प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू है वो एकदम इन्फिनिटी को टच करेगी। तो जब आप लॉग लाइक्लीहुड लेंगे वो भी हम आपकी इन्फिनिटी को टच करेगी, तो इसका मतलब ये इल पोस्ट प्रॉब्लम हो गई। अब आप इसको मैक्सिमाइज करते हुए पैरामीटर्स एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ सिंगुलैरिटी। अगर मीन एग्जैक्टली एक सिंगल पॉइंट को डेटा सैंपल को पकड़ ले और एक गॉसियन सिंगल डेटा पॉइंट को ही पकड़ ले, तो हमें सिंगुलैरिटी की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। तो इसको अब हम हैंडल कैसे करते हैं? इसको हैंडल करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये जो सबसे सिंपल है कि आप मीन और वेरिएंस को इनिशियलाइज कर दें ताकि मीन एग्जैक्टली उस डेटा पॉइंट पे ना बैठे। दूसरा तरीका क्या है कि आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट यूज़ करने की बजाय मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी एस्टिमेट को यूज़ करें। ये मैक्सिमम ए पोस्टीरियोरी एस्टिमेट जो होता है इसके अंदर हम प्रायर भी यूज़ करते हैं, और वो प्रायर जो होगा वो हमारा पैरामीटर्स पे होगा जिसको हम कहेंगे पी थीटा। तो हम प्रायर को इस तरीके से डिफाइन करें कि वो सिंगुलैरिटी की प्रॉब्लम को दूर कर दे। अब हम समझते हैं GMM को जब हम एक डेटा पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर का क्लाउड है, डेटा पॉइंट का क्लाउड है, ये हमारा टोटल डेटा है। हर ग्रीन डॉट एक हमारा डेटा सैंपल है। तो अब सपोज करिए कि हमने कहा कि हम कैपिटल K = 2 रखते हैं, हम 2 क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं, तो इसका मतलब, और हम GMM से करना चाहते हैं, तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये मिक्सचर ऑफ 2 गॉसियंस है। और हमारे पास फीचर्स कितने हैं? क्योंकि डेटा क्लाउड हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस में है, तो हम ये कहेंगे ये x1 है, ये x2 है, हमारे 2 फीचर्स हैं। और उन डेटा सैंपल्स पे अब हम गॉसियन को फिट करना चाहते हैं, तो हम गॉसियन मिक्सचर मॉडलिंग करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? EM एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। तो इनिशियली हम अपने दोनों क्लस्टर्स के, क्योंकि हमने कहा K = 2 है, दोनों क्लस्टर्स के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को इनिशियलाइज करेंगे। तो सपोज करिए जब हमने इनिशियलाइज किया तो हमारे एक आ गया और ये दूसरा हमारा हमने गॉसियन बना लिया। तो जब हमने इस तरीके से बनाया तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक तरीके से जो डेटा स्प्लिट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से स्प्लिट हो रहा है। इस गॉसियन के रेड सर्कल के करस्पॉन्डिंग जो नियर पॉइंट्स हैं वो रेड हो रखे हैं, और जो ब्लू सर्कल के नियर हैं वो ब्लू हो रखे हैं। अब हम शुरू करेंगे। हमने पहली आइट्रेशन करने के बाद EM एल्गोरिथम की एक आइट्रेशन चलाई, तो हमने देखा कि हमारा ब्लू सर्कल भी और जो रेड सर्कल भी है वो एलिप्स बनते हुए डेटा क्लाउड के ऊपर आ गए हैं। L = 2, L = 5। जब हमने 20th आइट्रेशन चला ली तब हमने देखा कि डेटा क्लाउड एक्चुअली 2 पार्ट में बट गया है। एक गॉसियन यहाँ पर बैठी है और दूसरा गॉसियन यहाँ पर बैठा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब हमारा GMM ने हमारे डेटा की क्लस्टरिंग कर दी है। तो अब हम एक मैथमेटिकली भी इसको समझते हैं कि हम कैसे अपडेट करेंगे। हमने इक्वेशंस तो देख ली। तो सपोज करिए कि आपके पास आपके डेटा सेट में 3 ही डेटा सैंपल्स थे, और हम फॉर द ईज हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास हर जो डेटा सैंपल है वो एक ही फीचर का है। तो हमारे पास 3 डेटा सैंपल्स के पॉइंट्स हैं और एक ही फीचर है, तो उसके सिंगल फीचर की वैल्यू होगी। तो सपोज करिए वो वैल्यू है 247, और आपने कहा कि आपको K = 2 2 क्लस्टर बनाने हैं, लेकिन यहाँ पर ईज के लिए हमने कहा कि उन दोनों क्लस्टर्स का या उन दोनों गॉसियन का हमने आपको σ1 और σ2 वो भी दे दिए हैं कि वो दोनों σ1 = σ2 = 1/√2। तो इसका मतलब दोनों की वेरिएंस कितना होगी? σ²। तो दोनों जो GMM है या दोनों गॉसियंस जो हैं उनकी वेरिएंस हमारी है 1/2। अब हमें क्या करना है? हमारे मीन अगर अननोन है तो हमें मीन्स को इनिशियलाइज करना है। तो हमने कहा 2 मीन्स हैं, लेकिन हमने आपको पहले ये भी दे दिया कि दोनों मीन्स को इनिशियलाइज करते हुए आपने कहा μ1 03 है और μ2 0 हमारा 6 है। उसके साथ हमें क्या चाहिए? हमें इनिशियली मिक्सिंग कोफिशिएंट्स का इनिशियलाइजेशन भी चाहिए, और वो भी हमने इनिशियल मिक्सिंग कोफिशिएंट्स की वैल्यू दे दी। हमने कहा R1 = R2 = 0.5 है। अब हम चाहते हैं कि हम एटलीस्ट एक EM की एल्गोरिथम एक आइट्रेशन चलाएं और उसके बाद देखें कि हमारे अपडेटेड मीन्स और अपडेटेड R क्या वैल्यू आती है। तो चलिए अब इसको ट्राई करें। आप खुद करके देखिए और पॉज करिए वीडियो को, खुद करके देखिए। ना हो
या फिर हो जाए दोनों ही सिनेरियो में, फिर आप वीडियो में आके अपना रिजल्ट को चेक करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। तो क्योंकि हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर्स 2 है और नंबर ऑफ सैम्पल्स 3 है, वो हमने यहाँ फिल कर दिए। और अब हमारे 2 गॉसियन के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। इसका मतलब हमारे पास μ1 सिग्मा 1, μ2 सिग्मा 2, और जो हमने पिछली स्लाइड में कहा भी था क्वेश्चन में भी कि R1 R2 ये हमारे तो हैं पैरामीटर। उसके अलावा हमारे पास होंगे गामा एन के, और गामा एन के क्या होंगे, n इज इक्वल टू 1 to 3 के लिए होंगे और k इज इक्वल टू 1 to 2 के लिए होंगे। ये सब हमें करना है। ई स्टेप में हम इनको निकालेंगे और एम स्टेप में हम इनको निकालेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें। इनिशियलाइजेशन तो हमें गिवन है, ये तो हमें गिवन है कि ये फिक्स्ड है। अब हमारे पास R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 0.5 है, μ1 0 गिवन है, μ2 0 गिवन है। अब हम ई स्टेप चलाएंगे। ई स्टेप जब हमने चलाया तो हमने कहा था कि उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगा। क्योंकि म्यू के, सिग्मा के और आर के फिक्स्ड हैं, इसका मतलब हम पी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी निकाल सकते हैं। आर के हमारे पास गिवन है, तो गामा एन के हम सीधा सीधा कंप्यूट कर लेंगे। जब हम गामा एन के कंप्यूट कर लेंगे तो हम एम स्टेप पे चले जाएंगे। उसमें म्यू के हम इस तरीके से निकालेंगे, एन के हम इस तरीके से निकालेंगे और आर के हम इस तरीके से निकालेंगे। सिग्मा हमें नहीं अपडेट करने हैं क्योंकि वो हमने कहा क्वेश्चन में ही गिवन है कि वो हमारा फिक्स्ड है। अब चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा n क्या है, n है हमारा 1 2 3 और उस पे वैल्यूज़ हैं xn की 2 4 और 7। और अब हमने r1p निकाला, r2p निकाला और फिर हमने समेशन rj p xn गिवन म्यू j सिग्मा j किया। फिर हमने गामा n1 निकाला, गामा 1 1 ये है हमारा गामा 1 1, ये है हमारा गामा 2 1, ये है हमारा गामा 3 1। उसी तरह ये है हमारा गामा 2 1 2, गामा 2 2 और ये है हमारा गामा 3 2। तो ये सारी हमने वैल्यू निकाली। तो हम क्या करेंगे, हम जब R1 पी एक्सएन निकाल रहे हैं तो हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यूनिवेरिएट का गॉसियन का देखा था, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e raised to the power माइनस ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। तो वहाँ पर म्यू और सिग्मा की जगह हम μ1 सिग्मा 1 डाल देंगे जो हमारे को पता है। और R1 भी हमें पता है, सारे सैम्पल्स की वैल्यू पता है 2 4 और 6। इन सबको डालते हुए हम ये वाली वैल्यूज़ हमने निकाल लिया और फिर हमने इस वैल्यू को निकाला, फिर हमने इस वैल्यू को निकाला, हमें इस वैल्यू को निकाला जिसमें कि हमने सम किया और इस वैल्यू को निकालने के लिए हमने इनका सम किया, फिर इनका सम किया, फिर इनका सम किया। ये हमारी वैल्यू यहाँ पर आ गई। फिर हमने जब गामा n1 निकाला तो हमने 1 लिया और 2 लिया, 2 इसको कहेंगे और 3 अगर इसको कहेंगे तो ये है 1/3 और ये हो गया हमारा 1/2/3। इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। हर कॉलम में हमने यही करना है। दिस डिवाइडेड बाय दिस ये हमारा ये वैल्यू देगा, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू ये हमारा ये वैल्यू देगा। इस तरीके से जब हमने करके गामा n1 निकाले, अब हम गामा nk को इसमें पुट करेंगे और nk निकालेंगे। nk को निकालने के बाद rk निकालेंगे, rk निकालने के बाद अब हम म्यू के को कंप्यूट करेंगे दोबारा और वो देखेंगे कि वो हमारे म्यू के क्या है। तो हमने क्या गिवन था म्यू के, म्यू हमारे गिवन थे 3 और 6 और जब अपडेट हुए तो वो हो गए 2.976 और 6.8। तो दूसरा जो म्यू है μ2 वो काफ़ी चेंज हो गया कंपेयर टू 6। तो इसका मतलब अब आप एक और आइट्रेशन चलेंगे और फिर पैरामीटर्स को अपडेट करेंगे। समरी में इस मॉड्यूल में हमने क्या किया, हमने इस मॉड्यूल में यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशंस का रीकैप किया। हमने थोड़ा सा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट को भी देखा, हमने गॉसियन मिक्सचर मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने जीएमएम क्लस्टरिंग या गॉसियन मिक्सचर मॉडल को यूज़ करते हुए क्लस्टरिंग कैसे करें उसको ईएम एल्गोरिथम से समझा, उसको न्यूमेरिकली भी देखा, उसको थ्योरेटिकली भी, एक प्रैक्टिकली भी उसको उसके डायग्रामेटिकली भी देखा और उसके साथ साथ हमने जीएमएम के केस में सिंगुलैरिटी की प्रॉब्लम को भी समझा और उसके क्या तोड़ हैं उनको भी हमने देखा। धन्यवाद।